नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज लेकर आया हूँ राजनीति के विकास के संदर्भ में जो अगला चरण है उसमें यूनानी काल के बाद रोमन काल में राजनीति के संबंध में क्या विकास हुआ है, किस तरह के राजनीतिक सिद्धांत इस रोमन काल में निर्मित हुए हैं, उन सब पर मैं आज चर्चा करूंगा। वैसे रोमन काल के बारे में दो प्रकार की बात सामने आती है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रोमन काल में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास हुआ है और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांतों के विकास के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। विद्वान हेरल्ड निकलसन ये मानते हैं कि रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने छल चपलता का स्थान आज्ञा पालन व संगठन को दिया तथा अराजकता की जगह शांति का पाठ पढ़ाया। इसी तरफ दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि ये राजनीतिक क्षेत्र का कोई विकास नहीं है, कि इसका पूरा संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि से है। अतः रोमन साम्राज्य में मूलतः राजनीतिक सिद्धांतों का कोई विकास नहीं हुआ। रोम साम्राज्य साम्राज्यवादी था और साम्राज्यवादी होने के कारण रोम वालों ने स्वतंत्रता और समानता के जो सिद्धांत थे उनको विकसित ही नहीं होने दिया। विस्तारवादी नीति उनका प्रमुख लक्ष्य था और वो शक्ति पर आधारित रहे। अतः ये विद्वान ये मानते हैं कि रोमन काल में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ। रोमन काल के बाद राजनीतिक विकास की दृष्टि से जो दूसरा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकाल है वह है बाइजेंटाइन साम्राज्य काल। इस बाइजेंटाइन साम्राज्य काल में ये माना गया कि असभ्यता और बर्बरता इस साम्राज्य को देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी और इस कारण से सुरक्षा जो है वो इस बाइजेंटाइन काल का एक महत्वपूर्ण बिंदु था और उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस साम्राज्य के लोग बर्बर जातियों को आपस में लड़वाते थे, उनको प्रलोभन देते थे और उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करते थे। इस प्रकार इस साम्राज्य में अनैतिकता, छल कपट, विध्वंसात्मक भावनाओं का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। ईमानदारी और पवित्रता करीब करीब नष्ट हो गई तथा लालच, फूट, दुराग्रह आदि दुर्गुण जो है वो राजनयिक संबंधों के आधार बन गए। तो इस तरीके से इस काल में जो है राजनीति में जो दुराग्रह हैं, जो छल है, कपट है, वो इस साम्राज्य के माध्यम से राजनीति में शामिल हो गए। नेक्स्ट जो विकास को हम देखें तो मध्ययुग में राजनीतिक विकास किस प्रकार से हुआ, राजनीतिक सिद्धांतों का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी उसमें तीन बातें बड़ी महत्व की थी। एक तो जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था वो सामंतवादी था। मध्ययुग में निरंतर
निरंतर युद्ध की अवस्था रही और आपस में व्यापारिक तथा वाणिज्यिक कारोबार जो है वो काफ़ी होता था। और ऐसी स्थिति में मध्ययुग जो है राजनयिक सिद्धांतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और इसी कारण से इस युग में कुछ राजनयिक संबंधों से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण हुआ। जैसे पहला, सभी राष्ट्र एक परिवार के सदस्य हैं। दूसरा, यह परिवार एक कानून या विवाह नियम द्वारा संचालित होता है जो सभी सदस्यों पर पारस्परिकता के कारण लागू होता है, ऊपर से थोपा नहीं जाता। तीसरा, व्यवहार में इस विधि को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता है। चौथा, सदस्यों के आपसी मनमुटाव यथासंभव शांतिपूर्वक सुलझाए जाते हैं। यदि सभी शांतिपूर्ण प्रयास असफल हो जाएं तो युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। और पांचवा है, राजनय प्रकट, स्पष्ट तथा प्रजातंत्रात्मक होना चाहिए। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वह यह है कि मध्ययुग में चूँकि सामंतवादी व्यवस्था थी, निरंतर युद्ध होते थे, तो राष्ट्रों के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे और उन संबंधों को निभाने के लिए आपसी व्यवहार में कुछ बातें तय की गई, कुछ सिद्धांत बने। इसमें माना गया कि जितने भी राष्ट्र हैं वो एक परिवार के सदस्य हैं और इनका जो संचालन है वो संचालन कानून के माध्यम से होता है। और ये कानून जो है किसी एक राष्ट्र पर ऊपर से थोपे हुए नहीं है, अपितु उन्होंने सहमति के माध्यम से, उन कानूनों के माध्यम से शासन संचालन करने का एक तरीके से शासन संचालन करने की सहमति दी है। उनके ऊपर कोई ऊपर से थोपा हुआ ये सिद्धांत नहीं है, थोपे हुए कानून, थोपे हुए नियम नहीं है। वो सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं जो पारस्परिकता के आधार पर है। कोई जोर जबरदस्ती से, किसी प्रकार की बाध्यता से उन्हें इन नियमों के अनुरूप शासन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी माना गया कि इसका केवल सैद्धांतिक पहलू नहीं है, अपितु व्यवहार में भी राष्ट्र इन नियमों के आधार पर ही शासन का संचालन करते हैं। तो ये व्यवहारिक रूप में भी ये नियम लागू होते हैं। एक और बात कि यदि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव पैदा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई विरोधाभास हो जाता है, तो उसके समाधान के लिए सर्वप्रथम तो क्या किया जाएगा कि उन विवादों का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि सभी प्रकार के शांतिपूर्ण समाधान जो है वो निष्फल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, तो युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा एक सिद्धांत, ऐसा एक नियम इन राष्ट्रों के बीच में प्रचलन में था। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो राजनय का जो स्वरूप था वो प्रकट था, यानी दिखाई देता था, दर्शित होता था। ऐसा नहीं कि छल कपट, कूटनीति, षड्यंत्र, साजिशों के माध्यम से राजनयिक कोई व्यवहार करते थे। और उसमें प्रजातंत्रात्मकता का गुण भी समावेश था, यानी कि सबकी सहमति, सबके साथ पारदर्शिता, ये सारे जो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के गुण होते हैं, उसी प्रकार के राजनयिक गुण इस युग में सामान्यतः सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए गए। लेकिन ये राजनयिक सिद्धांत ऊपरी रूप से बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि इन राजनयिक सिद्धांतों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्ययुग जो है वो पूर्णतः इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से संचालित नहीं हुआ। इस युग में अनैतिकता, छल कपट आम बात थी। दूसरे देशों में विद्रोह को भड़काना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, रिश्वत देना, ये सामान्य राजनीतिक व्यवहार जो है वो आमतौर पर प्रचलन में थे। और राजदूतों के संदर्भ में ये माना जाता था कि वो सम्मानीय गुप्तचर है। राजदूत क्या है? एक सम्मानीय गुप्तचर है। इसी बात को ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी वाटन ने कहा कि राजदूत ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो अपने देश की भलाई के लिए दूसरे देश में झूठ बोलने के लिए भेजा
जाता है। देखिए, राजदूत को सम्मानीय भी माना गया और उसके लिए क्या बात कही जाती थी कि वह दूसरे देश में अपने देश के लिए झूठ बोलता है। अब मध्ययुग में एक और बहुत बड़ी बात हम सामने आई कि जिसे हम इटली के कौटिल्य के नाम से जानते हैं, निकालो मैकियावेली। उन्होंने एक किताब लिखी, द प्रिंस। इस किताब के माध्यम से उन्होंने शासक को बहुत सारी कूटनीति संबंधी जानकारियाँ, कूटनीति संबंधी जो आचरण हैं वो इस किताब में उन्होंने उल्लेखित की। और ये जो निकालो मैकियावेली की पुस्तक थी, ये पुस्तक पूर्णतः यथार्थवाद पर आधारित थी। इसमें किसी प्रकार की नैतिकता, किसी प्रकार के आदर्श को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया। निकालो मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को सबसे पहले उसके लिए महत्वपूर्ण है उसके राष्ट्र के हित, और उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तमाम साधनों का उपयोग करना चाहिए। मैकियावेली ने राजा को परामर्श दिया कि किसी दूरदर्शी शासक को ऐसे वचनों की पालना नहीं करनी चाहिए जिन्हें निभाने से उसके हितों को हानि होती हो। वो स्पष्ट कह देता है कि यदि किसी शासक ने किसी प्रकार की वचनबद्धता को अपना भी लिया है तो उसे कब निभाना चाहिए, जब उसके राष्ट्रीय हितों को कोई हानि नहीं होती हो। यदि उसके राष्ट्रीय हितों को हानि होती है तो उसे उन वचनों को तोड़ देना चाहिए। और वो आगे कहते हैं, विशेषकर उस समय जबकि वचनबद्धता के कारण समाप्त हो चुके हों। मतलब जो जिस वचनबद्धता के कारण वो उन वादों को निभाने की कोशिश कर रहा है, वो कारण यदि ख़त्म हो गए हों तो उसको उन वचनों को नहीं निभाना चाहिए। और वो आगे कहते हैं, यदि सब व्यक्ति अच्छे होते तो ये शिक्षा उपयुक्त नहीं थी, किंतु वे बुरे हैं और विश्वास का निर्वाह करने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम भी विश्वास पालन के लिए बाध्य नहीं हो। कोई मानते हैं कि जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी जो है वो अच्छे नहीं हैं, वो सब बुरे हैं, और विश्वास का निर्वाह करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, वो राष्ट्र तैयार नहीं है। तो तुम भी, यानी एक शासक को भी अपने विश्वास पालन के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। मैकियावेली का प्रभाव था कि राजनीति में या राजनय में अस्थिरता, संघर्ष, फूट, अराजकतापूर्ण वातावरण, अनैतिक आचरण, दिखावा, छल कपट, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें जो है वो राज्य के लिए आवश्यक हो गए और उसका असर राजनय में भी पड़ा। तो मध्ययुग जो है एक तरफ कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण की ओर अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ निकालो मैकियावेली के ग्रंथ का प्रभाव इतना पड़ा कि मध्ययुग के शासकों ने इस तरीके से राजनय में जो है वो छल कपट, संघर्ष, अस्थिरता, दिखावा, धोखेबाजी, झूठ, विश्वासघात, इन सारे सिद्धांतों को राजनय में शामिल कर दिया। अगला जो विकास है राजनय का, वो वर्तमान काल का विकास है। इस वर्तमान काल में हम राजनीतिक सिद्धांतों का एक अलग स्वरूप देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान काल जो है वो राष्ट्रीय राज्यों के उदय का काल माना जाता है। साथ ही वर्तमान काल में यूरोप की अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, यूरोप के देशों की अपनी कुछ परिस्थितियां रही हैं, और उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजनय को भी उन्होंने उसी ढंग से निरूपित करने की कोशिश की। यूरोप के राज्यों ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने नए राज्यों की खोज की और वो वहाँ बसने लगे, और साथ ही साथ इस खोज के परिणाम स्वरूप उनका व्यापार, उनका वाणिज्य, उनके उद्योग जो है अन्य देशों में बढ़ने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब नए राज्यों का उन्होंने खोज लिया और नए राज्यों के अंदर वो निवास करने लगे, तो उन्हें भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कुछ सोचना पड़ा, कुछ करना पड़ा। तो इस काल में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई प्रकार के विकास हमें नज़र आते हैं। इस आदान प्रदान ने, इस प्रकार की खोज ने, इस प्रकार की परिस्थितियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को
बहुत मजबूती प्रदान की। दूसरे राष्ट्रों से संबंध विकसित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उनकी पालना की जानी चाहिए। इस प्रकार का एक वातावरण इस युग में हमें देखने को मिलता है। तो हम इस युग में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सूत्रपात को भी हम इसमें देखते हैं। वैसे आधुनिक युग में विचारधारा की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत दो विचारधाराओं पर आधारित है। पहला है नैतिक विचारधारा, मॉरल थ्योरी। इस नैतिक विचारधारा का ये मानना है कि सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह जो है वो नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। नैतिकता जो है वो राष्ट्रों के व्यवहार के लिए आवश्यक है और नैतिकता को राजनीति में भी महत्व दिया जाना चाहिए। और जो विद्वान नैतिकता को राजनीति में महत्व देते हैं वो राजनीति के संबंध में नैतिकता को साथ लेकर कुछ साधन राजनीति के लिए उपलब्ध करवाते हैं कि दूसरे राष्ट्र से नैतिकता के आधार पर किस तरीके से राजनीतिक संबंध, किन साधनों के माध्यम से राजनीतिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो कुछ साधन वो जो है उपस्थित करते हैं, जिसमें पहला है तुष्टीकरण, दूसरा है मेल मिलाप, तीसरा है समझौता और चौथा है साख। इस प्रकार के साधनों को या इस प्रकार की विचारधारा को दुकानदार की विचारधारा भी कहा जाता है। दुकानदार की विचारधारा का मतलब क्या है कि एक दुकानदार अपने सामानों को या अपनी वस्तुओं को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसको देता है, तो वो इन सब का जैसे तुष्टीकरण है, मेल मिलाप है, समझौता है या साख है, ये एक वेपन्स हैं, ये साधन हैं जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपने संबंधों का निर्वहन करता है। तुष्टीकरण से तात्पर्य यह है कि यदि किसी वस्तु या किसी उपाधि या किसी सेवा या किसी प्रकार की सहायता से कोई राष्ट्र जो असंतुष्ट चल रहा है, किसी राष्ट्र के आपसी संबंधों में कोई कड़वाहट है, तो उसको दूर करने के लिए उस राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर दिया जाए, उसको तुष्ट कर दिया जाए। तो तुष्टीकरण के माध्यम से संबंधों के संचालन की बात इस नैतिक विचारधारा के माध्यम से की जाती है। मेल मिलाप दूसरा साधन है, जिसमें मान लीजिएगा कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से कड़वाहट रखता है या किसी राष्ट्र से उनके बीच में दूरी है, तो मेल मिलाप के माध्यम से उस राष्ट्र के साथ मेल जोल बढ़ाकर वो दूरी को कम करने का प्रयास किया जाता है, उनके बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित होने की एक स्थिति बनती है। इसी प्रकार से समझौता, कोई चीज़ का को मानना, किसी के लिए किसी बात के लिए तैयार होना, तो राष्ट्रों के बीच ये भी एक नैतिक साधन है जिसके माध्यम से समझौता करके, समझौते में एक पक्ष किसी चीज़ को छोड़ता है और वो उसका लाभ दूसरे पक्ष को प्राप्त होता है। तो कंप्रोमाइज़ भी एक साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक संबंधों का निर्वहन किया जा सकता है। नेक्स्ट है साख, क्रेडिट। ये साख जो शब्द है वो इस बात का द्योतक है कि संबंधों में जो कुछ तय हो जाए उसके प्रति फिर न्यायपूर्ण भी रहना होगा। किसी प्रकार से एक पक्ष के द्वारा उस समझौते का उल्लंघन नहीं होना चाहिए या दोनों पक्षों के द्वारा उस समझौते का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उस साख को बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसके कारण वो राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक आए हैं या किसी बात को तय करके वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो साख जो है वो नैतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा जो दूसरी विचारधारा है आधुनिक युग की, वह है राष्ट्रवादी विचारधारा। इस राष्ट्रवादी विचारधारा में हम ये देखते हैं कि नैतिक विचारधारा के जितने भी सिद्धांत हैं, नैतिक विचारधारा की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को स्वीकार नहीं किया जाता। ये उसके एकदम विपरीत जो है विचारधारा है। उसमें ये माना जाता है कि नैतिक विचारधारा तो ये मानती थी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में नैतिक रहकर काम करे, उसी प्रकार से
अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो भी नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। परंतु ये जो सिद्धांत है, राष्ट्रवादी जो सिद्धांत है, ये मानता है कि सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में नैतिकता का कोई योगदान होता ही नहीं है, नैतिकता की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है, नैतिकता जरूरी नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा में ये माना जाता है कि सभी राष्ट्र जो है वो स्वार्थ सिद्धि में लगे रहने चाहिए और उन्हें बगैर किसी नैतिकता को ध्यान रखे हुए अपने हितों की पूर्ति करने के लिए साधनों का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से इस विचारधारा को यौद्धिक विचारधारा भी कहा जाता है। इस राष्ट्रवादी विचारधारा का परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि जनता में उत्कृष्ट प्रेम, देश प्रेम की भावना का विकास होता है। यानी राष्ट्र के अंदर निवास करने वाली जनता अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रखती है। दूसरी बात, शक्ति जो है वो इस प्रकार की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और उसको राजनीति में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरी बात, इसका परिणाम क्या है कि यह राष्ट्रीय गौरव, प्रतिष्ठा, अग्रत्व, यथास्थिति एवं स्वाभिमान से प्रभावित व्यवहार करने वाली विचारधारा। इसमें यह होता है कि राष्ट्र के नागरिक जो है अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, वो सबसे आगे रहना चाहते हैं। उनकी यदि स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो वो उस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वो स्वाभिमान से ओतप्रोत रहते हैं। उनकी नज़र में दूसरे जो राष्ट्र हैं वो उनसे निम्न हैं और वो जो है उन और दूसरे राष्ट्रों से श्रेष्ठ है। यानी एक श्रेष्ठता का भाव भी इस प्रकार की विचारधारा में पाया जाता है। इस प्रकार की विचारधारा की मान्यता क्या है कि ये किन मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ता है? तो इस प्रकार की विचारधारा की जो पहली मान्यता है वह यह है कि संधि वार्ता का एकमात्र लक्ष्य दूसरे पक्ष पर विजय प्राप्त करना है। यानी कहते हैं कि किसी राष्ट्र के बीच यदि संधि के साधन को अपनाना है तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ऐसी संधि वार्ता हो जिसमें दूसरे पक्ष को विजयी कर लिया जाए, दूसरे पक्ष के सारे जो उसको एक तरीके से कमज़ोर कर दिया जाए। संधि वार्ता में ऐसी शर्तें निहित की जाएं जिससे दूसरा पक्ष पूर्णतः कमज़ोर हो जाए। दूसरी वो बात क्या करते हैं कि इस प्रकार की नीति में वो ये मानते हैं, विचारधारा में वो मानते हैं कि समझौते जो हैं वो कौन करता है? उनका मानना है कि समझौता जो है वो राष्ट्र करता है जो कमज़ोर होता है, यानी कमज़ोर पक्ष ही समझौते के लिए तैयार होता है। और क्या मान्यता है इसकी अन्य मान्यता है कि राजनय जो है वो युद्ध क्षेत्र है, यानी तमाम साधनों का उपयोग करते हुए राजनय के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसमें नैतिकता का कोई स्थान ना हो, बस राष्ट्रीय हित की पूर्ति होनी चाहिए। और राजनय एक तरीके से युद्ध जैसे क्षेत्र जैसा है, युद्ध के क्षेत्र जैसा है, तो राष्ट्रों को राजनय का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि विरोधी पक्ष को जो है वो पराजित किया जा सके। और ये मानते हैं कि इस प्रकार के राष्ट्रवादी विचारधारा का मानना है कि इस प्रकार के राजनय में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करना उचित है। उसके लिए आक्रमण करना, छलपूर्वक पीछे हट जाना, दबाव डालना, घुड़की देना, बल प्रयोग करना, निर्दयता दिखाना, ये सारे साधन राष्ट्रों के द्वारा अपनाए जाने चाहिए। और इस विचारधारा का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है राष्ट्रहित अथवा प्रगति की भावना, और इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध। यानी ये किसी भी प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण की या अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की जो है वो हामी नहीं भरते, उसके प्रति इनका जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से कटु है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे से समझाने की दृष्टि से आपको बताता हूँ कि आधुनिक युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही फांसीवाद,
नाजीवाद जैसी तानाशाही शक्तियाँ यूरोप के देशों में उभरी और इन्हीं शक्तियों के द्वारा जो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार किया गया, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए राष्ट्रों ने आपस में संघर्ष किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी राष्ट्रवादी भावना के परिणाम स्वरूप जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो वर्तमान समय में ये दोनों प्रकार की विचारधारा आधुनिक युग में हमें दिखाई देती है, नैतिक विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा। थैंक यू।